आज हम मल्टी प्रोसेसर का एक क्वेश्चन करेंगे जो बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है। ठीक है, तो मल्टी प्रोसेसर का पहले हम समझ लेते हैं मतलब क्या होता है। मल्टी प्रोसेसर में कई सारे क्या होते हैं, सीपीयू होते हैं। ठीक है, सिंगल प्रोसेसर जो अभी तक हम एफसीएफएस वगैरह कर रहे थे, एसजेएफ कर रहे थे, एसआरटीएफ, सब क्या थे, सिंगल प्रोसेसर सीपीयू शेड्यूलिंग था। यानी एक सीपीयू था, उसी पे हम गैंट चार्ट बनाते थे। एक सीपीयू का सिंगल प्रोसेसर गैंट चार्ट बनाते थे और उसको शेड्यूल करते थे। ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि वेटर है। ठीक है, एक होटल में एक ही वेटर है। ठीक है, और एन क्या है, प्रोसेसेस, यानी कि एन गेस्ट हैं। तो क्या करेगा, एक वेटर को अगर एन नंबर ऑफ गेस्ट को क्या करना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा उससे, तो क्या करेगा, वो कैसे हैंडल करेगा, वो अपने हिसाब से। मान लीजिए किसी ने केवल टी ऑर्डर की, ठीक है, उसके लिए 2 मिनट लगता है उसको सर्व करने में। किसी ने पूरा डिनर ऑर्डर किया तो क्या करेगा, उसको 8 मिनट, बस टाइम मतलब उसका अलग अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग वो कोई भी एल्गो, एफ सी एफ एस हो गया, एस आर टी एफ हो गया, या किस एल्गो की तरह, मतलब किसी भी एल्गो को यूज़ करेगा, राइट। अब होता क्या है, नॉर्मली सिंगल प्रोसेस में हम एक गैंट चार्ट बनाते थे और इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे। बट मल्टी प्रोसेसर में क्या होता है, यहाँ पे तो मल्टीपल प्रोसेस, मतलब मल्टीपल सीपीयूज हैं। तो मल्टीपल सीपीयूज का मतलब क्या है, गैंट मतलब उसको हर सीपीयू पे, यानी सीपीयू 1 पे भी कुछ प्रोसेस होंगी, सीपीयू 2 पे भी कुछ होंगी, राइट। तो दोनों पे हम शेड्यूल करेंगे, तो यानी कि 2 गैंट चार्ट बनेंगे। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि इसमें गैंट चार्ट 2 बनेगा, राइट। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कंसीडर अ सिस्टम विद 2 सीपीयूज एज सीपीयू 1 सीपीयू 2। जैसे मल्टीपल प्रोसेसर में 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ हो सकते हैं। इसने बताया कि 2 सीपीयू हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में लिखा गया है 2 सीपीयू हैं, सीपीयू 1 सीपीयू 2। अब लिखा ग्राफ डिपिक्ट्स एग्जीक्यूशन डिपेंडेंसी। देखिए एग्जीक्यूशन डिपेंडेंसी क्या होती है, सिंगल प्रोसेसर सिस्टम में अराइवल टाइम था या बाकी कुछ चीज़ें थी, प्रायोरिटी थी। प्रायोरिटी भी एक तरीके की डिपेंडेंसी है कि भाई इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, उसके बाद ही हम दूसरा करते थे, राइट। इसमें क्या है, एग्जैक्टली exactly दिया होता है यूजिंग एरोज। जैसे P1 है तो P1 के बाद ही P2 और P3 क्या होंगे, एग्जीक्यूट हो सकते हैं। यानी P1 कंप्लीट होने के बाद ही P2 और P3 एग्जीक्यूट होंगे, और P2 के कंप्लीट होने के बाद P4 P5 होगा। ऐसा नहीं है कि P2 कंप्लीट नहीं हुआ और हमने P4 P5 या P6 को शेड्यूल कर दिया, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें क्लियरली मेंशन है, राइट। देखिए अब क्या होगा, लिखा है पी आई एरो पी जे डिनोट्स दैट प्रोसेसर पी जे इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोसेस पी आई। यानी कि अगर ये लिखा है P1 टू P2, तो P2 क्या है, डिपेंडेंट प्रोसेस है, P1 इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। एंड विल स्टार्ट एग्जीक्यूशन आफ्टर पी आई कम्प्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन। ठीक है, यानी कि ये वाला पहले कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद P2 चलेगा। क्लियर। ड्रॉ द गैंट चार्ट फॉर द बोथ द सीपीयूज एंड हाँ लिखा, देखिए क्लियरली इसने मेंशन किया बोथ द सीपीयू का गैंट चार्ट देना है। कंप्यूट द मिनिमम टाइम नीडेड टू एग्जीक्यूट ऑल द प्रोसेस इन द सिस्टम। यानी कि मिनिमम टाइम कितना लगेगा फॉर एग्जीक्यूटिंग ऑल द प्रोसेस इन द सिस्टम। अज्यूम दैट, अब अजम्पशंस क्या हैं, ये जो लेके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये हम अलग से लिख लेते हैं। प्रोसेस इन द सिस्टम एग्जीक्यूट इन राउंड रॉबिन मोड। ठीक है, राउंड रॉबिन मतलब टाइम क्वांटम हुआ कोई, उतनी टाइम क्वांटम हम चलाएंगे प्रोसेस को। ठीक है, राउंड रॉबिन मोड। ठीक है, मोड का मतलब है राउंड रॉबिन की तरह, एग्जैक्टली राउंड रॉबिन नहीं, क्योंकि उसमें वो तो सिंगल प्रोसेसर का शेड्यूलिंग हम यूज़ करते थे उसमें। ठीक है, विथ टाइम क्वांटम 2 मिली सेकेंड। टाइम क्वांटम क्या दिया है, 2 मिली सेकेंड, राइट। एंड द सिस्टम हैज स्टार्टेड टाइम इज इक्वल टू 0, जैसा कि हम सारे गैंट चार्ट में करते हैं। एंड द विद द प्रोसेस पी आई P1 एट CPU1। P1 हम क्या करेंगे स्टार्ट, CPU1 से। देखिए जब 2 CPU हैं तो P1 को हमें एग्जीक्यूट कराना है, केवल P1 ही हमारे पास मतलब इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, तो हम दोनों में से किसी पे, बट इसमें दिया है प्रोसेस P1 को CPU1 पे हम करेंगे। ऑल्सो अ प्रोसेस कैन नॉट शेयर 2 CPU एट द सेम टाइम। यानी कि P1 का अगर टाइम क्वांटम 3 है, तो ऐसा हम नहीं कर सकते कि CPU1 पे सेम टाइम में 0 से 1 P1 चला लिया और CPU2 पे भी 0 से 1 P1 चला लिया, ये नहीं पॉसिबल है। ठीक है, क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है। हेयर ए टी एंड बी टी डिनोट्स अराइवल टाइम एंड बर्स्ट टाइम। ओके, ये तो आपको पता ही होगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम ये देखते हैं अराइवल टाइम। ठीक है, यहाँ पे मैं कॉर्नर पे अराइवल टाइम लिख लेती हूँ पहले। ओके, सी P1 है,
P1 P2 है, P3 है, P4 है, P5 है, P6 है और P7 है, ठीक है। अब इनका अराइवल टाइम ग्राफ में दिया है, बट मैंने अपनी क्लियरिटी के लिए आप लोग जैसे समझ पाए, जैसे आप बाकी क्वेश्चंस में करते हो, तो लिख लेते हैं। यहाँ पे ज़ीरो अराइवल, इस तरफ वाला अराइवल टाइम है, ये बस टाइम है, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अराइवल टाइम 0 है, बस टाइम 3 है, P2 क्या है 1 है और यहाँ पे 4 है, P3 क्या है यहाँ पे 4 है, 6 अराइवल टाइम, P4 का क्या है 3 है, यहाँ पे 4 है, राइट। P5 यहाँ पे 6 है, ये 5 है, P6 2 है, 10 है, यानी 10 है यहाँ पे 2 है। P7 का क्या लिखा है 3 एंड 11, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 3 है, राइट। BT 3 है, अराइवल टाइम 11, क्लियर। अब हम ग्राफ से डिपेंडेंसी देखते जाएंगे और यहाँ से अराइवल टाइम वगैरह देखते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले गैंट चार्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। CPU 1 CPU 2 अच्छा गैंट चार्ट मैं ऐसे बना रही हूँ क्योंकि दो CPU है, दोनों का टाइम फ्रेम यानी कि टाइम तो दोनों ज़ीरो स्टार्ट होगा, तो मैं ऐसे बना रही हूँ, ठीक है। ज़ीरो से मैंने स्टार्ट किया। अब देखिए हमारे पास क्या है, P1 इंडिपेंडेंट प्रोसेस है और उसका अराइवल टाइम भी 0 है। तो हम क्या करेंगे, CPU 1 पे जैसे कि हमें स्टार्ट करना है P1 को, तो मैंने P1 यहाँ पे क्या कर दिया, शेड्यूल कर दिया। यहाँ पे मैं रेडी क्यू CPU 1 का और यहाँ पे CPU 2 का रेडी क्यू बनाती हूँ, ठीक है। अब अभी क्या मैंने शेड्यूल किया P1, ठीक है। अब देखिए 0 पे था, जैसा कि ये राउंड रॉबिन है तो क्या होगा, ये 2 तक चलेगा, क्लियर। ये मैंने 2 तक चलाया। अब हमारे पास क्या आया, इसका यहाँ पे 1 बचा। अभी तक P1 ख़त्म नहीं हुआ है तो क्या होगा हमारा, P1 ख़त्म नहीं हुआ है तो कोई भी प्रोसेस और चल नहीं सकती, जबकि इसमें सिस्टम में प्रोसेस P2 आ चुका है, बट फिर भी P2 क्या है, डिपेंडेंट है P1 पे, तो हम क्या करेंगे P1 को ही आगे बढ़ाएंगे। P1 को मैंने यहाँ पे 3 तक चलाया, ठीक, ये 3 तक है। अब देखिए 3 तक तो सिस्टम आइडल है, ये भी यहाँ कुछ नहीं हुआ काम, ठीक। अब P1 जैसे ही कंप्लीट हुआ तो P3 यानी कि कौन कौन सा अराइवल हो चुका है, ये 1 अराइव हो चुका है, ठीक है। P3 ये सारे अभी नहीं आए हैं, P2 अराइव हो चुका है, तो हम P2 को शेड्यूल करेंगे, ठीक है। मैंने इसी पे शेड्यूल कर दिया, CPU 1 ही फ्री है तो मैं इस पे शेड्यूल कर देती हूँ, ठीक है। P2 P2 कितना चलेगा, 2 टाइम क्वांटम चलेगा, राइट। हाँ अब ये देखिए यहाँ पे 3 से P2 चला हमारा यहाँ 5, देखिए 5 पे क्या था, P3 आ गया था, और P2 और P3 दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट प्रोसेस है आपस में। P1 के बाद दोनों अलग अलग रन हो सकते हैं, ठीक है, यानी पैरेलल दोनों रन हो सकते हैं। अब P2 यहाँ पे चल रहा था तो हम क्या करेंगे, जैसे ही P3 आएगा हम उसको क्या करेंगे, CPU2 पे शेड्यूल कर देंगे। यहाँ पे P3 को यहाँ शेड्यूल कर दिया, ठीक। कब तक चलेगा ये 3, ये तो 5 तक चला है, क्लियर है। ये हमारा 4 से यहाँ पे 6 तक चलेगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हमने P3 लिख देती हूँ। P2 हमारा चल रहा है 5 तक। अब P2 का यहाँ पे कितना टाइम क्वांटम बचा है 2, और P3 कितना चल चुका है, यहाँ पे P3 भी 2 चल चुका है, ये 4। अब देखिए P2 का 2 बचा है और P3 का 4 टाइम क्वांटम। अब हम ये देख लेते हैं क्या कौन सी कोई प्रोसेस आ चुकी है सिस्टम में, तो हमारे सिस्टम में कौन सी प्रोसेस आ चुकी है अभी, P4 आ चुकी है और P5 भी आ चुकी है, ठीक है। P4 P5 आ चुका है, तो P2 जब कंप्लीट हो जाएगा तभी ये एग्जीक्यूट हो सकता है, क्लियर। उससे पहले नहीं होगा। तो P4, तो हम P2 को कंप्लीट करते हैं पहले, ठीक है। P2 को कैसे कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे 2 है, फिर आगे 2 टाइम क्वांटम चला देंगे, ये कितने पे 7 पे कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ पे 7 पे। और P3 उसी के साथ ही तो चलेगी ना, P3 कितना है 4 है, यहाँ पे मैं 2 क्वांटम और चलाती हूँ, 2 टाइम क्वांटम। P3 8 तक चला, सॉरी इसको यहाँ पे देखते हैं, ये 7 है, यहाँ पे 8 तक चला P3 हमारा, इसको इरेज कर देते हैं। P3 हमारा 8 तक चला और P2 हमारा 7 तक, इसको ऐसे दिखा लेते हैं, ठीक है।
P2 के कंप्लीट होने के जस्ट बाद P4 P5 तो आ ही चुके थे यहाँ पे। P2 कंप्लीट हुआ, ऐसे हम लिख सकते हैं, P1 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे P3 यहाँ चल रहा था, तो हम कहाँ P4 एग्जीक्यूट कराएंगे? CPU 1 पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे P4 लिख दिया। P4 कितना चला? 2 टाइम क्वांटम, यानी 9 तक चला। यहाँ पे हमने क्या किया, P4 को 2 कर दिया, ठीक। P3 हमारा कितना चल चुका है? 4 चल चुका है। अभी P3 को क्या चाहिए? जैसे ये 8 पे ख़त्म हुआ तो हमने क्या देखा, P5 रन कर सकता है, तो हमने P3 के बाद क्या जस्ट एग्जीक्यूट कराया, P5 यहाँ पे, ठीक है। P5 कितना चला? 2, 8 to 10 चलेगा ये। और P4 के बाद यहाँ 9 पे P4 चल रहा था, तो यहाँ पे मैंने P3 कर दिया, ठीक है। दूसरे CPU पे मैंने P3 एग्जीक्यूट कराया 11 तक। क्लियर? अब P3 चल रहा है यहाँ पे, P4 भी रुका हुआ था, तो मैंने क्या किया, P4 को यहाँ पे मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब ये कितना चलेगा? 12 तक, टाइम क्वांटम 12 तक, P4। क्लियर? अब देखिए P3 जब P4 चल रहा था तो P5 तो यहाँ पे ख़त्म हुआ था, बट ये फ्री था यहाँ पे, उस टाइम मैंने P5 को यहाँ पे चला दिया है। देखिए P5 कितना चल चुका है, P5 को कितना चाहिए? 11 तक चल चुका है, अब इसको 3 चाहिए, राइट। और P5 के बाद ही P6 रन हो सकता है, और P7 भी इसी के बाद रन हो सकता है। P5 हम यहाँ से चला देते हैं 14 तक, क्योंकि इसका टाइम क्वांटम 3 बचा है, ठीक है। अब देखिए P4 हमारा यहाँ पे 2 चला है, और 2 यहाँ पे चला है, P4 कंप्लीट हो चुका है, P5 14 तक। क्लियर? P5 के होने के बाद हम क्या चला सकते हैं, P6 और P7। भले ये पहले आ चुके हैं, लेकिन अब इसके बाद ही चला सकते थे। अब P6 को 2 चाहिए, P7 को 3 क्वांटम चाहिए, और आप देखिए P6 के बाद ही P7 चला सकते हैं। तो P6 हम दोनों में से किसी पे भी करा सकते हैं, तो मैंने यहीं पे करा दिया, ठीक है। 14 + 3, सॉरी 14 + 2, यहाँ पे आ गया 16, ठीक है। P6 चला, और तब तक ये क्या होगा, आइडल रहेगा, कहाँ तक? 16 तक, ठीक। उसके बाद P7 आया, P7 कितना चाहिए टाइम क्वांटम? 3 चाहिए। अब देखिए P7 के लिए हम यहाँ पे भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं और यहाँ पे भी करा सकते हैं। अगर मैं ये यहाँ पे कराऊंगी तो ये आइडियल रहेगा, ये यहाँ का इस पे कराऊंगी तो ये आइडियल रहेगा, यहाँ कराऊंगी तो ये आइडियल रहेगा। मैंने मान लीजिए यही करा दिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए मुझे CPU 1 दिया है, तो मैं प्रेफर कर रही हूँ CPU 1 पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस कराऊँ। इस पर भी कराऊंगी तो मतलब कोई भी CPU खाली नहीं रहना चाहिए उस टाइम पे, अगर प्रोसेस रन कर सकती है तो उसकी एलिजिबिलिटी है कि वो आके सिस्टम में रन करे। तो P7 क्या है, यहाँ पे मैंने इसको 19 कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये 3 टाइम क्वांटम इसका था। और मैंने यहाँ पे लिख दिया P6 और P7, ठीक। यानी कि राउंड रॉबिन मोड का मतलब ये था कि 2 मिलीसेकंड के बाद यहाँ पे प्रीएम्पशन हो सकता है। क्लियर? तो जैसे मैंने यहाँ पे P4 चला रही थी, फिर मैंने इसको प्रीएम्प्ट करके यहाँ कर दिया। P5, यहाँ कन्फ्यूजन आपको आ सकती है, मैम यहाँ पे यहाँ क्यों आ गया, क्योंकि P4 को हम प्रीएम्प्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे P5 चल रहा था, ठीक है। P3 आ चुका था, तो इस वजह से मैंने क्या किया, प्रीएम्प्शन किया यहाँ पे। तो 19 में हम देख रहे हैं 0 से 19 टाइम लगा है कि पूरा हमारा सारा प्रोसेस P7 तक कंप्लीट हो चुका है। तो इस क्वेश्चन में जो आंसर होगा वो मिनिमम जो टाइम नीडेड है इस 19 मिलीसेकंड, ठीक है। और ये गैंट चार्ट इसका हो गया, CPU 1 CPU 2 दोनों का गैंट चार्ट चाहिए था, तो हमारा गैंट चार्ट भी बन गया है। क्लियर? होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।